जावेद लतीफ ने फिर दिसंबर में नवाज शरीफ की वापसी की बात की है। इसका क्या मतलब है? नया नैब ऑर्डिनेंस भी आ गया और पुराने चेयरमैन को तौसी भी मिल गई। अब क्या होगा? कल अमरीकी नायब वजीर खारिजा पाकिस्तान आ रही हैं। उनके शाहाना इस्तकबाल की तैयारियां हैं। वो क्या लेने आ रही हैं और हमें क्या मिलेगा? इन तमाम उमूर पर आज बात करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, बहुत बड़ी बड़ी खबरें आज के दिन, लेकिन उससे पहले हमें आपसे एक गिला है, एक शिकवा है। अच्छा, आप बात अधूरी छोड़ देते हैं, तिश्ना लब हमें रहने देते हैं। अच्छा। क्या बात आपने अधूरी छोड़ी और क्या हमें पहले ही बता दिया? सुनवाएंगे अपने ऑडियंस। ओके, देखिए जी, कल एक कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। अच्छा कोर कमांडर्स की मीटिंग हो रही है। अच्छा आर्मी चीफ एड्रेस कर रहे हैं। अच्छा परसों आर्मी चीफ की मीटिंग है विद प्राइम मिनिस्टर साहब। अच्छा, मौजू क्या होगा? बताएं। मौजू ये होगा कि नए आईएसआई चीफ कौन बनेंगे। अच्छा कुछ नाम लेके जा रहे हैं, अच्छा कुछ नाम प्राइम मिनिस्टर साहब के जहन में भी हैं और एक दो दिन के अंदर अंदर बहुत बड़े फैसले होने वाले हैं। आपने पीर को ये खबर दी, मंगल को कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हो गई, आज मुलाकात भी हो गई और अनाउंसमेंट भी हो गई। भला क्या मुजायका था सेठी साहब? अगर आप हमें नाम भी बता देते। अच्छा, मैंने नाम इसलिए नहीं बताया कि इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि चिड़िया की खबर में अगर 1% भी गलत खबर निकले और मैं किसी का नाम ले लूँ, मैं कहूँ कि आयशा बनने जा रही है DGISI और कोई और जाए। अच्छा, लेकिन आपने हमें ऑफ द रिकॉर्ड नाम यही बताया था। नहीं, ऑफ द रिकॉर्ड तो मैं रिस्क ले सकता था ना। मैंने जाने से पहले जी आपको बता दिया कि जी फलाने फलाने मेरा ख्याल है बनने जा रहे हैं। ऐसे ही है ना। आपने कहा गूगल कर लें। नहीं, मैंने आपसे क्या कहा था कि वो सर्च कर लें। वो मैंने कहा था वो कोर कराची, कमांडर्स कराची, कोर कमांडर कराची हैं। कमांडर कराची का नाम जरा चेक कर लें। आपने कहा अभी मैं चेक करती हूँ। हाँ, याद चेक कर लिया। मगर हमने यहाँ नहीं डिस्कस किया ऑन स्क्रीन। उसकी वजह यह है कि अगर वो ना होते तो कोई और बन जाते तो फिर मेरी पोजीशन बड़ी ख़राब हो जाती। मुझे शायद वो जो नए साहब आते हैं वो फिर कहते अच्छा तुम इनको चाहते थे। हाँ, तुम इनको चाहते थे। अब मुझे इसलिए इस बात का एहसास है कि जब जनरल बाजवा का इशू चल रहा था उनके कौन बनेंगे नए आर्मी चीफ, तो मैंने एक पेशन गोई की थी बड़े तरीके के साथ, ठीक, जिसमें मैंने कहा था कि जनरल बाजवा, इशारा किया था कि जनरल बाजवा बनेंगे और जनरल अशफाक नदीम नहीं बनेंगे उस वक़्त इन दोनों के दरमियान। जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने ये बात कही तो मुझे कुछ प्रेशर आया मेरे पे कि आपने ये बात क्यों कह दी है, बिकॉज आपने गलत बात कही है। जनरल बाजवा नहीं बनने वाले, कोई और बनने वाले हैं। ओह, ट्विस्ट। तो फिर उसके बाद मैंने ये शुक्र है फिर जनरल बाजवा बन गए। मगर मैंने फिर ये सोचा कि अगर मैं अगर गलती हो जाती तो क्या होता? तो इसलिए इस दफ़ा मैंने आपको जो मेरे जहन में था या जो मुझे थोड़ी बहुत इल्म था वो मैंने फिर आपको स्क्रीन के ऊपर नहीं बताया। ठीक है, मगर जाते जाते मैंने आपको हमें मेंशन कर दिया, लेकिन ऑन स्क्रीन नहीं बताया। मोहतात रहे, आपने सीखा, पहले से सीखा। सीखना बहुत जरूरी होता है सेठी साहब। इस किस्म के जो मामले होते हैं थोड़ा सा एहतियात करनी चाहिए। हाँ हाँ। जो खबर मैंने आपको दी वो मुझे पता था, पक्की खबर है कि जी कल कोर कमांडर्स की मीटिंग है, परसों मीटिंग है वहाँ भी। और ये भी मैं आपको कह दूं कि ये जो मीटिंग हुई है वहाँ, अब ये मैं कह सकता हूँ कि जो PM की और जनरल बाजवा की मीटिंग हुई है उसके अंदर जनरल बाजवा ने कुछ नाम दिए और मेरा ख्याल PM की जहन में भी कुछ नाम थे। अच्छा। तो जो जनरल बाजवा ने नाम दिए उन्हीं में से फिर फाइनल एक सिलेक्शन हुई। अच्छा अच्छा। और ये भी मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ कि आमतौर पर जो ISI चीफ की जो अपॉइंटमेंट होती है वो PM हाउस से होती है। वहाँ से ऐलान होता है, वो अपॉइंटमेंट करते हैं कि ये फिर उसके बाद ISPR अनाउंस करता है। ठीक है। मगर ये होती प्राइम मिनिस्टेरियल अपॉइंटमेंट है, GHQ की अपॉइंटमेंट नहीं होती। तो आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई कि GHQ की जो अपॉइंटमेंट्स हैं 3 कोर कमांडर्स की जो शिफ्ट हुए और 3 नए आए हैं, क्वेटा, पेशावर एंड कराची, उनकी तो अनाउंसमेंट हो गई। ऐसे ही है ना। मगर DGISI की अनाउंसमेंट जो है कुछ अरसे के बाद ISPR ने की। एक उसी वक्त ISPR ने DGISI की अपॉइंटमेंट नहीं की। नहीं, पहले वो खबर आ गई थी, फिर कुछ अरसे के बाद आई, थोड़ा वक्फा आया। हाँ, मगर उस वक्फे में आम तौर पे तो ये है कि PM हाउस से आनी चाहिए थी खबर, मगर PM हाउस से नहीं आई, ISPR से आ गई।
अब बस बात को यही छोड़ दें। आज एक और जो बड़ा अहम प्रेशर था मरियम नवाज साहिबा की मीडिया टॉक, उनकी जो दरख्वास्त है वो समाअत के लिए दी गई है। जब 12 अक्टूबर गुजरेगी, 13 अक्टूबर आएगी तो 13 अक्टूबर को उसकी समाअत होगी। लेकिन एक बार फिर आज वो बहुत एग्रेसिव दिखाई दी। उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जिन पर मुझे आपका तबसरा चाहिए। तो दिखाओ ना टाइमिंग। सर अब आप ऐसे तो ना करें, हमारी मजबूरी को भी समझें, हमारी पोजीशन का भी इदराक करें सेठी साहब। चलें ठीक है, ओके, आई विल एक्सेप्ट दैट। देखिए मरियम ने बड़ी सख्त बातें की हैं और जिन लोगों ने उनकी वो वीडियो देखी है उन्हें इस बात का एहसास हो गया होगा कि सवाल सबके ज़हन में ये होगा कि पिटीशन तो कर दी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी। तो मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा इस बात का एहसास हो गया था कि अभी खबर तो ISPR की तरफ से नहीं आई थी, मगर उन्हें ये तो पता चल गया था कि जनरल फैज़ की ट्रांसफ़र हो गई है टू पेशावर और वो अब DGI नहीं रहे। इसलिए मेरा ख्याल है उन्होंने फिर उनका नाम भी लिया और बहुत सी सख्त बातें की हैं। मेरा ख्याल बात अब यहीं छोड़ देनी चाहिए। ये बड़ा सेंसिटिव मामला है, आई थिंक इसको यहीं छोड़ देना चाहिए। हाँ, रेलेवेंस तो हमें पता चल गई, टाइमिंग का भी हमें अंदाज़ा हो गया, लेकिन आपको पता है अक्टूबर मौसम की भी तभी है और ऐसे में जो जावेद लतीफ़ साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो एक खबर दे रहे हैं, दे तो काफ़ी अरसे से रहे हैं, लेकिन बार बार उनसे पूछा जाता है, उन्होंने दोहराया है, दिखाएंगे अपने नाज़रीन को। ये तो कोई दोबारा मियां साहब दिसंबर में वापस आ रहे हैं इंशाल्लाह। जावेद लतीफ़ साहब ने दिसंबर का वक्त दिया लेकिन साल नहीं बताया और मुस्कुरा रहे थे। ऐसे ही है ना, ऐसा ही शरारत जैसे। हाँ, आप बताएं आएंगे वो वापस? अच्छा, अब बात ये, दो सवाल हैं, एक ये कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, दूसरा ये कि अगर वो आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे तो ये क्यों इस किस्म की बात कर रहे हैं। देखिए इस वक्त आपने देखा आज जो तब्दीलियाँ हुई हैं, ठीक है, और मरियम का जो रवैया था, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग की जो मायूसी थी ना कि जी पता नहीं चल रहा क्या होगा क्या नहीं होगा, सतून बड़ा तकड़ा है इमरान खान का, एक पेज ये वो, मेरा ख्याल है अब ये इम्प्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि सतून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, इमरान खान इज़ इन ट्रबल। अभी जो आज की जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं या तो उसके अंदर भी शायद इमरान खान साहब की बात जो थी उसको वज़न नहीं मिला जितना उनको मिलना चाहिए था। अब ये मुस्लिम लीग जो है ना इम्प्रेशन ये देने की कोशिश करेगी कि अब हमारा वक्त आ रहा है, आप मायूस ना रहें, घबराएं ना, और मियाँ साहब भी वापस आ रहे हैं। The return of PMLN। हाँ, रिटर्न ऑफ PMLN। और ये अब बात ये, आपने जो सवाल पूछा जी कि जी क्या एक्चुअली वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, उसका जवाब मैं आपको यही दूंगा कि अभी तो कोई प्लान नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन अभी तो कोई प्लान नहीं है। अभी गेम प्लेइंग हो रही है, गुड कॉप बैड कॉप, और इधर से ये तब्दीलियाँ हो रही हैं। अगर कोई ऐसा प्लान बना तो वो फिर आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, इस किस्म के जवाब नहीं मिलेंगे आपको, वो फिर खुद मियाँ साहब बयान देंगे कि मैं आ रहा हूँ। अभी मेरे हिसाब से अभी नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, वो नहीं आ रहे, लेकिन जो मरियम नवाज साहिबा दरख्वास्त लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंची हैं, वो से ये सवाल भी किया गया कि अपोजिशन लीडर और उनके चचा शहबाज शरीफ साहब भी ऑन बोर्ड हैं इस दरख्वास्त में कि नहीं उनके साथ। तो इसमें उनका ये कहना था कि ये उनकी ज़ाती दरख्वास्त है, सज़ा उनको ही थी। और देखिए ये सही कह रही हैं, उसकी वजह ये है कि मरियम और नवाज शरीफ साहब को तो बयानिया वैसे भी फ़र्क है ना शहबाज शरीफ साहब से, तो ये सवाल पूछना मैं समझ नहीं आई ये क्यों सवाल पूछा गया। इसी का यही जवाब मिलना था कि ये हमारा बयानिया है, वो उनका बयानिया है, और दोनों में हम वैसे भी इकट्ठे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, हर एक का अपना अपना ओपिनियन हो सकता है। और ये उनके केसेस हैं। अब जो शहबाज शरीफ साहब के केसेस हैं उसके ऊपर मरियम तो ओपिनियन नहीं खास देती ना, वो तो खुद ही डील करते हैं उसके साथ। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उनसे निकल भी जाते हैं ना, सजा है ना, सजा भी नहीं होती उनको, इनको हो जाती है। अभी सजा क्या, अभी तो वो हेयरिंग्स ही नहीं हो रही। जी। तो अब मैं समझता हूँ कि वो और कोई जवाब मिल भी नहीं सकता था आपको। सबको पता है कि वो दोनों मियाँ भाई, बेटा और बेटी और वालिद एक सफ़े पे हैं, वो बैड कॉप प्ले कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं इस्टेब्लिशमेंट को समझा रहे हैं कि फिर मैं ही हूँ, नहीं तो ये तो देखे ना क्या, तो मुझे ज़रा कोई रास्ता दिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स, सियासत ऐसे ही होती है। लेकिन एक और जो अहम मामला जिस पर भी सियासत की गई, लेकिन आ गया सामने के नैब ऑर्डिनेंस क्या है, और हमने वो देख भी लिया टेन्योर के हवाले से, एक हवाले से इख्तियारात ऐसे मालूम होता है कि जैसे प्रेसिडेंट सदर मुमलिकत को शिफ्ट कर दिए गए हैं। और दूसरा जो इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई फवाद चौधरी साहब की जानिब से और फ़रोग नसीब साहब की जानिब से, जो कि इससे पहले एक पेज पर दिखाई नहीं दे रहे थे मुशावरत होगी नहीं होगी, लेकिन अब ऐसे लगता है कि मुशावरत होगी लेकिन सदर मुमलिकत के तवस्सुत से, और इख्तियारात भी ऐसे मालूम होता है जैसे कम कर दिए गए हैं नैब के, टूथलेस बना दिया गया नैब को। सेठी साहब देखिए ये जो ऑर्डिनेंस आया इसके अंदर 6-7 डेवलपमेंट्स हैं जो कि जिस पे गौर करना चाहिए। आपने तो एक की तरफ तवज्जो दी ना, इसमें
पहले मैं मुख्तसर बाकी चीज़ें जो कि इसमें फीचर्स आई क्या हैं। क्या हैं? हाँ, एक तो ये है कि टैक्स मैटर्स जो हैं उनको निकाल दिया गया नैब से। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया, ये जो ऑफशोर कंपनीज ये सारा नैब से हटा दिया गया, ये एफबीआर के खाते में चला गया कि ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसका ताल्लुक टैक्सेस के साथ है वो उधर जाएंगे। ठीक, तो ये अच्छा किया। उसकी वजह ये है कि बिज़नेस कम्युनिटी जो थी बड़ी परेशान थी कि ये नैब जो है ये पब्लिक अफेयर्स के लिए होनी चाहिए, हमारे पीछे क्यों आती है? हमारे पीछे तो बहुत से और इदारे हैं जिनके साथ हमारा रब्ता है। और बड़ी देर से ये डिमांड थी बिज़नेस कम्युनिटी की कि नैब हमारे गले से हटाएं आप। तो मेरा ख्याल है ये बिज़नेस कम्युनिटी को खुश करने के लिए कि आप के टैक्स मैटर्स जो हैं वो एफबीआर हैंडल करेगा, इन्वेस्टिगेशन भी एफबीआर करेगा, सब कुछ। एक तो ये किया। दूसरा उन्होंने ये किया है कि अगर नैब किसी को गिरफ़्तार करती है तो उसकी गिरफ़्तारी से पहले चेयरमैन जो है वो प्रोसिक्यूटर जनरल से ओके लेगा। अगर प्रोसिक्यूटर जनरल अग्री करता है नैब का, फिर जाके केस बनेगा और गिरफ्तार करना तो करेंगे जी। तीसरी बात बहुत अहम है, बहुत अहम। क्या? उन्होंने जो बेल का मामला है, बेल का मामला जैसे पहले ही था, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है वो बेल दे सकता है, मगर अब उन्होंने ये कंडीशन लगा दी है कि अगर आयशा आपके ऊपर अगर इल्ज़ाम है कि आपने 2 अरब रुपए की घपला किया है, इल्ज़ाम, ठीक है, तो अब बेल भी वो कहते हैं 2 अरब रुपए की सेट होगी। प्ली बार्गेन का वो जो प्ली बार्गेन का जिक्र नहीं आया, इसमें आया ही नहीं। वो तो अब अपनी जगह पे प्ली बार्गेन अगर पहले में थी तो इसमें तो गायब हो गई है प्ली बार्गेन। मगर वो जो है ना कि बेल किस पे कितने होगी, पहले तो जज सेट करता था बेल, उसका तल्लुक जो था वो नौयत के साथ तो ज़रूर था कि कितना सीरियस केस है, मगर ये नहीं था कि अगर 10 अरब का घपला आपके ऊपर इल्ज़ाम है तो ये था कि चलिए ठीक है आप 20 करोड़ रुपया बेल दे दें या 10 करोड़ दे दें। अब वो कहते हैं कि जितने का आपके ऊपर इल्ज़ाम है उतने की ही बेल सेट होगी उसके ऊपर। इसका ये मतलब है कि बेल नहीं मिलेगी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से। कोई बंदा नहीं उतने पैसे दे सकता जितना उस पे इल्ज़ाम हो। तो इल्ज़ाम लगाने में तो इल्ज़ाम आपने लगा दिया, उसके बाद कौन उसके उतने पैसे बेल पे देगा? तो एक तो ये बहुत ख़तरनाक डेवलपमेंट है कि बेल को जो है ना इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है और बड़े चालाकी के साथ कि बेल नहीं हो सकेगी अब किसी की भी, बड़ा मसला रहेगा कि ये। दूसरी चीज़, तीसरा जो पॉइंट इसमें जो आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपना पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो हैं, जो सिविल सर्वेंट्स हैं वगैरह वगैरह, अगर वो कोई ऐसा फैसला करते हैं जो कि गुड इंटेंशन से किया है और वो फैसला ऐसे लगता है कि बहुत लॉस हो गया है, मगर अगर आप ये प्रूव नहीं कर सकते कि उनकी जेब में कुछ गया है तो फिर आप उनके खिलाफ मत केस करें। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, बिकॉज बहुत से सिविल सर्वेंट्स ये कह रहे हैं कि हम तो अब कोई फैसले करते ही कोई नहीं, वो घबरा रहे थे ब्यूरोक्रेसी। तो अब ये है कि अगर आपने अपनी जेब में नहीं डाला कुछ तो फिर आपका गलत फैसला भी जो है वो इट्स ओके, कोई फिक्र की बात नहीं है, नैब आपको तंग नहीं करेगा। तो ये तो हुकूमत ने अच्छा काम, तो ये अच्छा काम है। देखो ना, ये भी अच्छा है, वो बिजनेसमैन वाला भी अच्छा है, जो एफबीआर को उन्होंने टैक्स के ठीक है। ये बेल वाला ठीक नहीं है, राइट, ठीक। अब आइए आप वो जो आप बात कर रहे थे कि चेयरमैन जो है वो अपॉइंट कैसे होगा, इन्होंने अब अपॉइंटमेंट के अंदर तो खैर वैसे ही होगा कि जैसे कंसल्टेशंस होती, मगर अब इन्होंने क्या किया कि प्रेसिडेंट साहब को बीच में ले आए हैं और ये कहा है कि प्रेसिडेंट विल कंसल्ट विद प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, और फिर ये सारे अपने अपने नाम भेजेंगे। प्रेसिडेंट अगर कोई नाम समझता है कि कोई कॉमन नाम नहीं है तो प्रेसिडेंट फिर भेज देगा आगे टू ए कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें से 12 मेंबर्स की कमेटी होगी, 6 ऑपोजिशन के, 6 गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट बेंचेस एंड देयर सपोर्टर्स एंड बाकी ऑपोजिशन जो भी है, और ये फिर फैसला करेंगे कि कौन इनमें से सिलेक्ट करना। मगर इससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि ये नहीं बताया गया कि अगर 6 एक तरफ है और 6 दूसरी तरफ है तो डेडलॉक हो जाता है। फिर क्या होगा? उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा? आप बताओ। अगर लिखा ही नहीं है हाँ, उसमें नहीं लिखा, तो फिर क्या होगा? आप बताएंगे क्या होगा, किधर जाएगी बात कहीं नहीं जाएगी ना, बात डेडलॉक हो जाएगा। जिस तरह अभी डेडलॉक है वैसा ही डेडलॉक तब भी होगा, तो मसला किधर हल हुआ? मसला फिर उन्होंने आगे जाके हल किया। वो क्या? उन्होंने कहा जी कि एक अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो जो इस वक्त चेयरमैन बैठा हुआ है वही कंटिन्यू करेगा। अच्छा, कान को इधर से पकड़ने के बजाय इधर से पकड़ लिया। मतलब ये है कि अब इस चेयरमैन साहब को एक्सटेंशन मिल गई है, आप समझे। उसकी वजह ये है कि अब
नाम जाएंगे 3 इधर से 3 उधर से, सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। आप अपने नाम लेके बैठे होंगे, वो अपने नाम लेके बैठे होंगे, इत्तेफाक नहीं होगा। और आपने अभी पॉइंट आउट किया कि जी कोई टाइम फ्रेम भी नहीं है। अगर टाइम फ्रेम नहीं है तो फिर जो एग्जिस्टिंग चेयरमैन है वो उनको चलेंगे उस वक्त तक जब तक आप आपस से फैसला नहीं। हुकूमत ने अपना मुद्दा हासिल कर लिया, जो मुद्दा था उनका वो पूरा हो गया। ये तरीका। लेकिन सेठी साहब, तो जो अगला सवाल है वो अपोजिशन के रोल से मुतालिक है, जिसकी अपोजिशन क्या कर सकती है, इसका जवाब आपसे लेंगे एक ब्रेक के बाद। हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। सेठी साहब, वही बात कि अपोजिशन चाह रही थी कि उससे कोई मौका मिले, और वो मौका मिला कि कंसल्टेशन के लिए गवर्नमेंट ने ये वाला तरीका इख्तियार कर लिया, नया ऑर्डिनेंस आ गया, वो इसे अदालत में चैलेंज करने का कह रही है। अपोजिशन क्या होगा इसके बारे में? आयशा, अपोजिशन अगर इसको अदालत में चैलेंज करेगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अदालत कहेगी एक प्रोसीजर लेड आउट है, आप जाएँ करें उस प्रोसीजर को। आप कैसे हमारे पास आ गए हैं, प्रोसीजर आप फॉलो करें, फिर देखा जाएगा। तो ये कैसे, तो ये मेरा ख्याल है इनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगी अदालतों से, और इनको जाना पड़ेगा इस प्रोसीजर के अंदर। वो और बात है कि जब ये वहाँ डेडलॉक होगा तो फिर ये आके कह सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं कि जी वहाँ डेडलॉक हो गया है। आयशा ने अभी हमें बताया कि कोई टाइम फ्रेम ही कोई नहीं है और ये तो ऐसे चलता रहेगा, तो ये तो गड़बड़ हो गई है, तो हम इसको चैलेंज करेंगे। या अभी अगर इस ग्राउंड पे अभी चले जाएँ कि इसके अंदर ये 2 इश्यूज़ हैं कि जी वो बताया नहीं गया कितनी देर के अंदर अंदर इसको तय करना है, और अगर डेडलॉक होगा, क्योंकि देखिए ना 6 इधर और 6 इधर डेडलॉक हो गया, उसका तो हल ही नहीं दिखाया गया। तो फिर इस बेसिस के ऊपर ये चैलेंज कर सकते हैं अदालत में कि ये इनकम्प्लीट है ऑर्डिनेंस, इसको बनाया इसीलिए गया है डेडलॉक क्रिएट करने के लिए, ताकि ये करंट चेयरमैन जो है ये कंटिन्यू करे। ठीक है, इसके इस बेसिस पे चैलेंज हो सकता है। यानी हुकूमत ने जो वो चाहती थी वो हासिल कर लिया। अब अपोजिशन का इस पर हमने रद्द-ए-अमल देखना है आने वाले दिनों में क्या होगा, और आपने बता दिया कि कब कब अपोजिशन के पास क्या कार्ड है इस नैब ऑर्डिनेंस के ऊपर प्ले करने को। अगला मामला ज़रा थोड़ा हमारा इंटरनेशनल अफेयर से मुतालिक है, और वो भी पाक अमरीका ताल्लुकात की बाबत। जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा हैं वेंडी शर्मन, वो इंडिया का विज़िट करने के बाद पाकिस्तान आ रही हैं 7-8 अक्टूबर को। लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि उनका जो प्रोटोकॉल है वो वायसरॉय लेवल पे आ गया, और बाकायदा कहा गया है कि उनके वक्त का आप PCR टेस्ट, यानी वो जो कोरोना टेस्ट है वो भी नहीं होगा। फिर आपने जहाज़ भी जो है वो एप्रन के पास लगाना है, फिर आपने तस्वीर भी नहीं बनानी। इस लेवल का प्रोटोकॉल, वो भी जब जो बाइडन अमेरिकन प्रेसिडेंट आपको कॉल नहीं कर रहे, उसके बाद क्या जाहिर होता है इस प्रोटोकॉल से? देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है, मगर ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हाई लेवल ऑफिशियल है। मगर जाहिर है जो फॉरेन मिनिस्टर का लेवल उधर है वो तो इनके बॉस है ना, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये है डिप्टी सेक्रेटरी। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट खुद आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है वो आपने तो खुद ही बता ही दिया कि ये क्यों हो रहा है, वो एक फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर वैसे भी आयशा, मैंने ये देखा है कि हमारी ट्रेडिशनली हम फॉरेन विजिटर्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है। इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाए उनको रिसीव करने के लिए, आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है हम हमेशा ज़्यादा प्रोटोकॉल कम देते हैं। अच्छा, अब आइए कि ये प्रोटोकॉल वाली बात तो हो गई, इनकी अहमियत है और वो हम अहमियत एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो इसलिए लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके इंडिया का? 5 से 7 उनका इंडिया का विजिट है, यानी भी वहाँ कल आएंगी ना यहाँ जी। तो इंडिया अब फिर पूछती है इंडिया पहले क्यों जा रही है जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की और बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग्स। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। मगर मेरा ख्याल है वो जो इंडिया के पास जा रही हैं वो
उनसे वही बात करने जा रही हैं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है और जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बातें करनी है। तो पहले इंडिया से वो बात करके क्लियरेंस लेके वहाँ की, ताकि इंडिया के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। वो अपनी ब्रीफ़ जो है उनको बताएंगी, उनसे सुनेंगी, उनकी सुनने के बाद अपनी ब्रीफ़ को अमेंड करेंगी, फिर यहाँ आएंगे। तो वो तो ये मुझे समझ है कि वहाँ क्या करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पहले ये था कि जब भी कोई आता था तो वो या इंडिया जाते थे। ब्लिंकन साहब जब आए हैं पहले तो इंडिया का चक्कर लगा के चले गए, यहाँ नहीं आए। अब वहाँ ये फैसला हुआ है कि जब भी कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को जाएगा। अच्छा, ये नई पॉलिसी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये फैसला किया गया है कि अब दोनों तरफ बराबर रखेंगे हम। बराबर नहीं रखेंगे, एक ही दौरे में दोनों को मिलेंगे। अच्छा, और हमेशा आप देखिएगा कि ये पहले इंडिया को मिलते हैं फिर इधर आएंगे। पहले ये होता था कि जब इंडिया को मिलना होता था अलग मिल के चले जाते थे, इधर मिलना होता था अलग मिल के चले। अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया इसको। तो उसकी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंडिया को ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। अच्छा, उन्हें राजदान बना के फिर इसके बाद इधर बात करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को इससे कुछ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली नॉट तो अपनी जगह, मगर वो फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही। तो अब ये 3rd लेवल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इज़ अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट का नंबर 2 होता है ये इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये एजेंडा लेके आई हैं आयशा, ये एजेंडा लेके आई, 4-5 पॉइंट्स हैं इनके पास। ये कुछ कंसीड करने नहीं आई, ये लेने आई हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो क्या लेने आई हैं? एक तो ये कि मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका एक एयर कॉरिडोर या एयर बुलेवार्ड उसको कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं। बेस नहीं मांगा उन्होंने, फ़ज़ाई राहदारी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि हमने टेररिज्म को कॉम्बैट करना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी अफ़गानिस्तान में बम्बार्डमेंट की या इंटेलिजेंस की, ड्रोन्स की, तो हमें एक एयर कॉरिडोर मिलना चाहिए। पहले मिला हुआ था इनको, अब वो कह रहे हैं उसको रिवाइव करें। हम थोड़े से वहाँ घबरा रहे हैं। हम कहते हैं हमें बताएं किस लिए चाहिए, कब चाहिए होगा, हमसे पूछे बगैर आपने नहीं इस्तेमाल करना। हमने उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई हुई, वो कंडीशंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मामला चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं हुई है और ये बड़ा ट्रिकी मामला है। अमेरिका डटा हुआ है कि हमने ये लेना है और हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरीके से अमेरिका को ये ना करें, और अगर हाँ करनी है तो किस तरीके से हाँ करें और क्या क्या कंडीशंस लगाएं और मनवाएं उनसे। तो ये अभी तक मामला चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बड़ी क्लियर कट बात कहने आए हैं कि जो टेररिस्ट्स हैं उनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करनी, कोई अमन की बात नहीं करनी, कोई सरेंडर की बात नहीं करनी, उनको एलिमिनेशन की बात करनी। और ये अब उन्होंने ये एजेंडे पे डाल दिया है क्योंकि अभी हम बातों में शुरू कर दिए ना हमने कि TTP के साथ जी, कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे या किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं हम, या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कहने आए हैं कि अब सारे टेररिस्ट जो हैं वहाँ TTP और जो है और ये सब मिले हुए हैं, ये एक ही नेक्सस है। और आप अगर बातें शुरू करेंगे तो ये हमें ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं उनके साथ तो आप बातचीत शुरू कर देंगे और जो हमारे ख़िलाफ़ हैं हमें उनको मारने नहीं देंगे आप। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि वो जो कॉरिडोर चाह रहे हैं वो उनको टारगेट करने के लिए चाह रहे हैं। तो एक तो ये भी इशू है और उनकी वेंडी की तरफ से बयान भी आ गया कि टेररिस्ट के साथ कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि अफ़गान तालिबान एक ज़माने में टेररिस्ट थे तो अमेरिका ने बात की, तो वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो सिचुएशन में और हमारी सिचुएशन में क्या फ़र्क है, वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी। तो ये सेकंड डिमांड है। थर्ड ये है कि आपने किसी सूरत में भी अकेले रिकग्नाइज़ नहीं करना अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम को, जो कि आपने 1997 में या 6 में किया था, 97 में, कि आपने रातों रात उनको रिकग्नाइज़ कर लिया और सऊदी अरेबिया और UAE को कह के उनको रिकग्नाइज़ करवा दिया। दुनिया को पता भी नहीं चला, आपने रिकग्नाइज़ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि आप तस्लीम कर लें। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम सब फैसला नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ना जाके चुप्स के जाके रिकग्नाइज़ कर लें। उनको फ़िक्र है कि आप वही काम ना करें जो बाद में हुआ था, और वो अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज़ करने के लिए। इसलिए वो हमको कह रहे हैं आपने रिकग्नाइज़ नहीं करना, जब वक्त आएगा तो सब मुश्तरका मिलके करेंगे, उस वक्त तक आप कोई गेम वेम ना खेलें। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड थिंग। और चौथा ये है कि जी ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो तो हम देंगे, मगर जो तालिबान से हमने कमिटमेंट लेनी है कि वो किसी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ नहीं रहने देंगे और
वो भी हम चाहेंगे कि वो भी कुछ गारंटीज़ हमें मिलें। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है, जो कि मीडिया के अंदर सारा वक्त आता है, ओपन पॉइंट, कि ह्यूमन राइट्स स्पेशली ख़वातीन के हकूक़, उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान अगर नहीं करेंगे तो हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको बताने आए हैं। ये हमारा एजेंडा है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और अगर आप हमें नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर देखा जाएगा। IMF भी है और फाटा FATF भी है और भी बहुत सी इन अ वे डू मोर, in a way do what we say. do what we say, do more is now converted to do what we say. सेठी साहब ने उसको बता दिया कि क्या क्या इस विजिट के मुहर्रकात हो सकते हैं और क्यों आ रही हैं वो पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। जब बात पाक अमेरिका ताल्लुकात की हो रही है तो ये विज़िट अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के तनाजुर में भी बहुत अहम है। लेकिन जब अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बात की जा रही है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वहाँ अफ़गान तालिबान की हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हो जाएंगे, लेकिन सिचुएशन हमें वैसी दिखाई नहीं दे रही। खुसूसन एक वहाँ के मुबीन साहब हैं जो कि अपने आप को जनरल कहते हैं, वो पाकिस्तान से मुतालिक जब ड्यूरेंट राइट से मुतालिक उनसे क्वेश्चन किया जाता है वो क्या कहते हैं, सुन लेंगे। زخه نه منم. ولې نه منئ؟ ډیورن خو افغانستان زمونږ خاوره ده، قرارداد پوره شوی ده، تر ټکه پورې زمونږ خاوره ده. باید چې نړیوالم په دې کې هغوی کې خو زه دغه کرښه करारदाद पूरा शब्द है। एक वो करारदाद का तस्करा कर रहे हैं और उससे पहले वो कह रहे हैं कि वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? इनके थ्रू मैसेज दिया जा रहा है, क्या है ये? देखिए, कोई मैसेज नहीं दिया जा रहा, ये पुराना मैसेज है, उसको दोहराया जा रहा है। मुझे याद है कि जब तालिबान की हुकूमत बनी थी 97 में, तो उस वक्त भी ये सवाल खड़ा हुआ था कि अब तालिबान आ गए हैं, हमारी हेल्प के साथ आए हैं, तो ये अब ड्यूरेंट लाइन को एक्सेप्ट कर लेंगे, तुम्हारा ये बॉर्डर सिक्योर हो जाए। मगर उन्होंने उस वक्त भी इनकार कर दिया था। अब उन्होंने फिर आके इनकार कर दिया कि हम नहीं मानते इसको बॉर्डर। उस वक्त मुझे याद है कि हमारे परिचय के अंदर हमने ये पूरी रिपोर्टिंग की थी कि तालिबान के मिनिस्टर्स आते थे, किसी वीज़ा के बगैर फाटा चले जाते थे सीधा क्रॉस करके, और वहाँ बैठ के तकरीरें करते थे कि ये इलाके हमारे हैं। इसीलिए जब TTP ने अपना कार्रवाई शुरू की आपके ख़िलाफ़, आपकी रियासत के ख़िलाफ़, तो वो ये कहते थे हम अटक तक जाएंगे। इन्होंने भी वही फरमाया, इन्होंने भी वही बात कही है कि अटक तक जो इलाका है वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। तो अब बात यह है कि ये तो कोई नई बात नहीं है, मगर दिलचस्प बात यह है कि इस स्टेज पे जबकि वो उनको हमारी मदद की ज़रूरत है, सख्त मदद की ज़रूरत है, हर चीज़ में मदद की ज़रूरत है, वो फिर भी अपना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे और उन्होंने ये बात कह दी है। मगर ये शायद वही साहब हैं आयशा जिन्होंने आपके प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी बड़ी तनकीद की थी अभी हाल ही में। जी, इन्होंने क्या कहा था उनके बारे में, इमरान खान साहब के बारे में? वो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर नहीं आए। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बात की थी कि अगर आप ख़वातीन को तालीम से रोकते हैं तो ये खिलाफ इस्लाम होगा, और मैं इस पर तबसरा भी किया था कि शायद इसे अफगानिस्तान में पसंद न किया जाए, तो तब ये रिएक्शन इनकी तरफ से सामने आया था। और अब ये दूसरी बार, और ये कह रहे थे ये पपेट है। जी, ये उन्होंने कठपुतली कहा था, ये उनकी राय है। लेकिन दूसरी बार भी इन्होंने ड्यूरेंट लाइन की बात की। क्वेश्चन ये है कि टॉप टियर तो नहीं बात करी, मगर ये तो हेड ऑफ द मिलिट्री है ना, तो ये बात अगर कर रहे हैं तो ये तालिबान के अंदर ये है कि बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं। उससे ये पता चलता है कि इनकी अभी कोई एक यूनाइटेड पॉलिसी नहीं है। जो हमारी हुकूमत के अंदर भी तो ऐसे है ना, एक बंदा एक बात कर देता है, दूसरी बात कर देता है। अभी हमने कल परसों बात की, शेख रशीद कह रहे हैं जी मुझे तो पता ही नहीं है कि ये बातों की क्या बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, उनके इल्म में नहीं है, और फिर खुद कहते हैं कि नहीं मुझे पता है कि वो ये है, और उधर से प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ कह देते हैं। तो वहाँ इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और ये और आगे बढ़ेगा और आपस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन भी आएंगे, क्योंकि ये जो इन्होंने बात कही है ना, इसकी किसी किस्म की तरदीद कोई उनका हाई ऑफिशियल नहीं करेगा। तो स्पिन बोल्दक की ब्लॉकेड, उसके पीछे क्या है? अच्छा, अब आपने नया सवाल पूछ लिया कि जी स्पिन बोल्दक बंद कर दिया। वो इसीलिए किया है कि जनाब यहाँ से शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि जी $15 मिलियन दिनों के अंदर यहाँ से उधर चले गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर पहले 170 के करीब था, अब 104 रुपये और बढ़ गया है, हमारी रुपए की कीमत गिर गई है क्योंकि डॉलर कम हो गया मार्केट में, डॉलर जा रहा है अफ़गानिस्तान क्यों जा रहा है? 2 वजह। एक तो ये है कि उनका अपनी करेंसी जो है वो बहुत डिवैल्यू हो रही है और वो डॉलर
पकड़ के बैठना चाहते हैं। दूसरा ये कि उनकी हुकूमत के पास भी जो पैसे देने हैं बाहर के लोगों के, इंपोर्ट्स करनी है, उसके लिए डॉलर्स चाहिए, डॉलर्स तो है नहीं उनके पास। तो कुछ पैसा जा रहा है जो हुकूमत ख़रीद रही है उनकी, और कुछ लोग ख़रीद रहे हैं जिन्होंने यहाँ से वहाँ से निकलना है और जाना है अमेरिका या कहीं, और उन्हें पता है कि आज उनकी जो करेंसी है वो उसकी ये वैल्यू है और कल को और भी हो जाएगी, तो उन्होंने अब डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिए। जो कि हम एक ज़माने में यहाँ करते थे कि जी हमारी करेंसी जो है वो बहुत महंगाई होती जा रही है, जल्दी से डॉलर ख़रीद लेते हैं। अब वो वहाँ उनकी करेंसी की वैल्यू जो है वो आधी से भी कम हो गई है, तो वो उन्होंने डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ तो से डॉलर उधर चल गए, यहाँ डॉलर यहाँ महंगा महंगा हो गया, हमारी पिटाई हो गई। अच्छा। हमारे पास पहले ही शॉर्टेज है। अब इसको रोकने के लिए एक ही चीज़ थी कि स्टेट बैंक जो है वो ये 15 मिलियन 20 मिलियन जितने भी डॉलर्स गए हैं उतने डॉलर जल्दी की जल्दी मार्केट में फेंक दे, अपने रिजर्व्स कम करके फेंक दे, ताकि डॉलर जो है रुपयों में उतना महंगा ना हो। मगर सोचते हैं कि यार ये तो फिर ये अफगानी जो है ये और भी इनका फ़ायदा हो जाएगा, ये और डॉलर ना चलना शुरू हो जाए। हाँ। तो बढ़ने दें कीमत ताकि सबको तकलीफ़ हो। और वैसे भी हमारी ये मौक़िफ़ है कि अगर डॉलर और बढ़ जाता है तो कोई बात नहीं, हमारे इम्पोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो इसमें बड़ी हर किस्म की चक्कर है इसके अंदर। राइट, घन चक्कर आपने सारा बयान कर दिया। वैसे हम पॉलिटिक्स से आए, फॉरेन अफेयर्स पे आ गए, लेकिन अब आपकी जिसमें एक्सपर्टीज सब मानते हैं वो है क्रिकेट। इस पर एक सवाल तो आया। मतलब ये है कि ये जो सारी चीजें हो रही है इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं। नहीं, वो तो आपने बयान करे। देखिए, आप पॉलिटिक्स से शुरू हुए, फॉरेन अफेयर्स पे अब आए क्रिकेट पे आ रहे और अब क्रिकेट पे आ गए। ओके। तो इस पर एक सवाल है, बहुत दिलचस्प है। ओके। वो जरा सामने रख। अस्सलाम वालेकुम नजम सेठी साहब, मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। अच्छा सर, कल हमारे जो नए चेयरमैन है पीसीबी के, उन्होंने बिज़नेस कम्युनिटी से अपील की है कि मतलब वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए फ़ंड्स दें। तो सर पूछना आपसे ये चाह रहा था कि सर हमने तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी है, मतलब हम तो एक नया सिस्टम लेकर आ रहे हैं, और अब हम इन डिपार्टमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ गई है, मतलब हम दोबारा से फ़ंड्स लेने के लिए इनके पास जा रहे हैं। सर मैं आप सवाल ये करना चाह रहा हूँ, पीसीबी का आखिर बिज़नेस मॉडल क्या है? जी सेठी साहब बताइए, ये क्या हो रहा है? ये सही कह रहे हैं, इस बड़े लोग ये पूछ रहे हैं कि एक तरफ आपने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो कि 1 अरब रुपए से ज़्यादा हर साल इन्वेस्टमेंट करती थी क्रिकेट के अंदर, और प्लेयर्स को नौकरियां देती थी और ट्रेनिंग देती थी और मैचेस खेलते थे। 50, 60, 70 साल से एक डिपार्टमेंट क्रिकेट ने ही यहाँ क्रिकेट को परवरिश दी है, उसको अब आपने ख़त्म कर दिए। और अब नरमीज़ राजा साहब जो हैं बिज़नेस कम्युनिटी के पास जा रहे हैं, और अब मेरा इसका जवाब देता हूँ कि पीसीबी के अंदर सोच क्या है और उससे सही क्या बात है और गलत क्या बात है। उनकी सोच ये थी कि जो डिपार्टमेंट्स थे ये इनके लिए लॉयल्टी नहीं थी किसी की। फॉर एग्ज़ाम्पल हबीब बैंक, यूनाइटेड बैंक, कस्टम्स, ज़राए तरक्याती बैंक वगैरह, अब कौन इनको कोई फ़ैन बनेगा? इनका तो कोई फ़ैन नहीं बनेगा। ऐसे ही है ना, फ़ैन तो बनते हैं लाहौर के, कराची के, सिंध के, पेशावर के शहरों के बनते हैं लॉयल्टी, या प्रोविंसेस की बनती है। अब तो इन्होंने कहा कि जी वो डिपार्टमेंट्स की तो लॉयल्टी कोई नहीं बनती, इसलिए उनको निकाल दो। मगर जो पैसे वो डालते थे जो अब नहीं डालेंगे, वो अब हम प्राइवेट सेक्टर से लेते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर को ये कह रहे हैं कि जी ये जो पेशावर की टीम है उसके पैसे जो हैं आप दें, स्पॉन्सर करें, आप स्पॉन्सर करें उसको, डिपार्टमेंट ना करे, आप करें। क्यों कि डिपार्टमेंट तो नॉन प्रॉफिट डिपार्टमेंट थी, पब्लिक सेक्टर थी। आप अगर जब स्पॉन्सर करेंगे तो फिर आप मेहनत करेंगे कि आपकी टीम जीते भी, और आप उसको और बेहतर करेंगे। प्राइवेट सेक्टर है और उससे फिर प्रॉफिट्स भी लेंगे और फिर मर्चेंडाइजिंग भी करेंगे, टी शर्टें बनेंगी, ये बनेगा। अब हबीब बैंक की टी शर्ट को पेशावर की टी शर्ट तो पहनेंगे, या जो स्पॉन्सर है वो पेशावर की टी शर्ट के ऊपर अपना लोगो लगा देगा। तो उनका ये कहना है कि ये पैसे अब हमें वापस चाहिए, मगर हम प्राइवेट सेक्टर से लेंगे, इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पास गए हैं। मगर मेरा ये कहना ये है कि अगर ये ऐसी बात थी तो आप डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म ना करते, आप डिपार्टमेंट्स को कहते कि वो स्पॉन्सर्स बन जाएं, पैसे वही लगाएं, मगर जो इन्होंने जो सिस्टम बनाया है उसको ये अपना लें। मगर डिपार्टमेंट से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम क्यों स्पॉन्सर बने उस टीम का जो हमने बनाई नहीं है, बनाने वाले पीसीबी है, और आप हमें कह रहे हैं कि आप उसका स्पॉन्सर बने, वो हार जाएगी जीत जाएगी, क्या होगा? यही सवाल यहाँ भी खड़े होंगे। जब ये गए ना बिजनेस कम्युनिटी के पास, वहाँ भी यही सवाल खड़े होंगे। तो ये कामयाब नहीं होंगे ये जो करने जा रहे हैं। तो ऐसी कोई मिसाल आप मुझे है? बताएं, सेंट्रल पंजाब, सदर्न पंजाब के लिए तो आपको कोई ना कोई मिल जाएगा स्पॉन्सर करने के लिए, मगर सेंट्रल पंजाब को कौन सा सपोर्ट करेगा और नॉर्दर्न पंजाब को कौन सपोर्ट करेगा? सिंध को कर लेंगे, बलूचिस्तान को कर लेंगे, मगर सेंट्रल पंजाब उसको फैन बेस नहीं है ना। लाहौर के लिए तो हो जाएगा,
जेलम के लिए भी हो सकता है, मगर सेंट्रल पंजाब क्या है? मुझे आपको मैं आज पूछूं कि सेंट्रल पंजाब के अंदर आयशा बताओ कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, तो आप नहीं बता सकेंगी, मैं नहीं बता सकता, तो आप कहाँ से बताएंगी? तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसके लिए लॉयल्टी कोई नहीं है, फैन बेस नहीं है। तो सदर्न पंजाब तो ऑलरेडी कहते हैं ना हमें प्रोविंस बनाया। ये होमवर्क के बगैर ये आइडिया फ्लोट किया गया? ये किसी ने इनको ये आइडिया दिया है अच्छा कि जी वो आप ख़त्म करें। अब क्योंकि खान साहब ने, इमरान खान साहब ने कह दिया था कि डिपार्टमेंट्स को ख़त्म करो, अब वो तो हुक्म की तामील करनी तो बंद कर दिया, अब कहते हैं हुनकी करिए। अब इस साल इन्होंने अपनी जेब से 1.5-2 अरब रुपया लगा दिया और उसके नताइज भी जो हैं, जिस किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही है वो ख़ास नहीं हो रही, वो बहुत तनकीद हो रही है कि बड़ी लो लेवल की हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब के पेश नज़र क्या था जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट उन्होंने ख़त्म कर दी? नहीं, उनका यही था कि आप डिपार्टमेंट्स को निकालें, बिकॉज उनका फैन बेस नहीं है, अब रीजन्स के बेसिस के ऊपर करें। अच्छा। मगर अगर रीजन्स के ऊपर करना था तो फिर पंजाब में 3 वही वो आपका कोई सवाल। लाइन, वो लॉयल्टी कोई नहीं ना, तो वहाँ आके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को फॉलो किया है, वहाँ काउंटीज़ हैं एक किस्म की, वो छोटी छोटी रियासतें हैं, उनके नाम पे उन्होंने अपनी टीमें बनाई हुई हैं, तो नो प्रॉब्लम। मिसाल इंग्लैंड के अंदर भी हमारे ऐसे ही है, वो ऑस्ट्रेलिया की लॉयल्टी है अपनी, किसी ग्लमॉगन की लॉयल्टी है, काउंटीज़ है। अरे यहाँ नहीं है ना, या तो आप बनाएं फिर 32 टीमें कि जी वो सारी डिविजन या डिविजनल टीम्स बना दें, वो नाम तो हो बहावलपुर, मुल्तान, नाम तो यहाँ सेंट्रल पंजाब, कहाँ कौन करेगा? ठीक है, वो मिसाल भी आपने सामने रख दी कि शायद ये वो पैटर्न फॉलो करने की कोशिश की जा और रही है, इनसे but हो there is नहीं no रहा है, homework। इनको समझ नहीं आई कि करना समझ क्या है। नहीं आ रही, लेकिन और अब ये इससे जाने वाले निकलेगा क्या? एहसान मानी साहब जी। हैं जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और अपनी विजन कोई थी नहीं। अपनी विजन अगर देते तो ये शायद इस मामला कदम की मुख्तलिफ होता। एक छोड़ गए। अब वो मुझे तो अफसोस आता है रमीज राजा पे बेचारे के लिए, अब ये इस किस्म का उनके सामने ये चैलेंज आ गया जो कि उनका पैदा करदा नहीं है, ये होता है नुकसान। बहरहाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर एक नंबर, इसके तवस्सुत से आप सेठी साहब के सामने अपना सवाल रख सकते हैं और अपना फीडबैक भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।